आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक जो आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो इस मेथड के थ्रू नहीं पढ़ा होगा। हम ऐसी वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं जो हमें कन्फ्यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड्स या कन्फ्यूजिंग वर्ब्स। ऐसा टॉपिक जो आमतौर पर क्लासेस में छोड़ दिया जाता है, और यही टॉपिक लगभग सभी एग्जाम्स चाहे कंपेटिटिव हों या एकेडमिक पूछा जाता है। टॉपिक बेस्ड ऑन वर्ब्स। तो आइए कन्फ्यूजिंग वर्ब्स यानी ऐसी वर्ब्स जो हमें कन्फ्यूज करती हैं, जो हमें भ्रमित करती हैं, खास तौर से जब हम पेपर पढ़ते हैं या हमें कोई छोटा मोटा टॉपिक लिखना होता है, या कभी कभी एग्जामिनेशंस में कई तरह से पूछी जाती हैं। तो मैंने आज इंपॉर्टेंट वर्ब्स पिकआउट की हैं और इसमें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपने फील करेंगे आप कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था। तो जैसे कुछ वर्ब्स हैं, अडॉप्ट, अडेप्ट, बेयर, फाइंड, फाउंड, ग्राइंड, ग्राउंड, हैंग, लाई, ले, राइज एंड रेज। इनमें डिफरेंस क्या है? जितनी इजी लग रही हैं ये है नहीं। सो लेट्स बिगिन। पहला वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना या गोद लेना, और दूसरा वर्ड है अडेप्ट, अभ्यस्त हो जाना या मैं की आदत पड़ जाना। सेंटेंस देख लीजिए, यू मस्ट अडॉप्ट अ डिफरेंट मेथड। आपको एक डिफरेंट मेथड अपनाना चाहिए। या एक और इसका सेंटेंस बना सकते हैं, शी हैज अडॉप्टेड अ चाइल्ड। अडेप्ट माने होता है अभ्यस्त हो जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। ही अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट सून। उसे नए वातावरण की आदत जल्दी पड़ गई, या वह नए वातावरण में जल्दी अभ्यस्त हो गई। गॉट इट? अडॉप्ट एंड अडेप्ट। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज बेयर। BEAR। बेयर मीन्स, इसके बहुत मतलब होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। तो पहले तो ये देखें कि इसका पास्ट टेंस होता है वोर, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न या बोर्न। पर ये कैसे यूज होते हैं उनको हम देखने जा रहे हैं। अब पहले इनका ये देखते हैं कि बेयर का मतलब क्या क्या होता है। एक होता है जन्म देना, सहन करना, फल आदि लगना पेड़ में, कोई बात बुराई आदि मन में रखना, कोई गुण आदि किसी पत्र प्रमाण पत्र आदि में होना, संबंध होना, अपनी सेवाएं देना, गवाही आदि देना। ये इतने सारे मीनिंग्स इसके होते हैं। अब एक एक करके हम पहले पढ़ेंगे। जन्म देना, शी बोर 3 चिल्ड्रन। उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म। दूसरा मीनिंग था सहन करना, आई विल बेयर एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रन। अपने या खुद के बच्चों के खातिर मैं सब कुछ सह लूंगा। ओके। एक और सेंटेंस है, प्लीज बेयर विथ मी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। कृपया धैर्य रखें, मेरे साथ सहन करें, मैं सब कुछ समझा दूंगा। फल आदि लगना, दिस ट्री वेयर्स फ्रूट्स ट्वाइस अ ईयर। इस पेड़ में साल में 2 बार फल लगते हैं। कोई बात बुराई आदि मन में रखना, आई डोंट बेयर एनी ग्रजेज अगेंस्ट एनीवन। मैं किसी के विरुद्ध कोई भी मन मुटाव नहीं रखता हूँ। ग्रजेज मीन्स बुराई, मन मुटाव। डोंट बेयर इल विल, दुर्भावना ना रखो। तो ये बेयर का मतलब हो गया बुराई या किसी के प्रति कोई दुर्भावना आदि मन में रखना। कोई गुण, कोई क्वालिटीज किसी पत्र या प्रमाण पत्र में होना। कैसे? दिस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डजंट बेयर योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स नेम। यानी इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपके पुराने नौकरी देने वाले का नाम नहीं है। एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है। तो इसका मतलब हो गया रखना, के पास होना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है, शी बियर्स अ गुड कैरेक्टर, शी बियर्स अ गुड कैरेक्टर। क्लियर हुआ? एक और है जैसे संबंध होना, दिस थ्योरी डजंट बेयर ऑन साइंस। इस थ्योरी का साइंस से कोई संबंध नहीं है। एक और है अपनी सेवाएं या गवाही आदि देना, आई विल बेयर विटनेस टू द केस। मैं केस में अपनी गवाही दूंगा। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था अभी तक कि आप बहुत ज़्यादा डाउट में रहें। अब जो चीज़ नीचे आने वाली है वो देखने वाली है, उसको थोड़ा सा देख लें। कैसे? बेयर हैज 2 पास्ट पार्टिसिपल, यानी बेयर के 2 फॉर्म होते हैं, एक पास्ट और एक पास्ट पार्टिसिपल। एक होता है बॉर्न, एक होता है वॉर्न। दोनों हैं। जनरली बॉर्न इज यूज्ड ओनली इन पैसिव कंस्ट्रक्शंस रेफरिंग टू बर्थ। यानी बॉर्न जो थर्ड फॉर्म है उसका केवल पैसिव वॉइस में ही यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होगा जन्म होना।
जैसे आपको कहना हो मेरा जन्म 1986 में हुआ, तो आई वॉज बॉर्न इन 1986। कौन सा यूज किया मैंने? ये। केवल इसमें यूज किया जाता है ही वॉज बॉर्न, या ही हैड बीन बॉर्न, या ही इज बॉर्न। दिस इज ओनली पैसिव कंस्ट्रक्शन। तो BORN ही यूज करना है और कुछ नहीं। अब आगे देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आई वॉज बॉर्न इन दिस सिटी। अब फॉर ऑल अदर यूजेज इंक्लूडिंग एक्टिव कंस्ट्रक्शंस विच मीन बर्थ, यानी अन्य सभी यूजेज के लिए जिसका अर्थ जन्म लेना हो, जन्म देना हो, बॉर्न इज यूज्ड एज द पास्ट पार्टिसिपल, BORNE। इसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया जाएगा। अब पहले एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा। जैसे शी हैज बॉर्न 3 चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 28। 28 की उम्र में उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। ध्यान रखिए, हम यहाँ BORN यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, पैसिव नहीं है। इसके पहले वॉज या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन नहीं यूज किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई हैव बॉर्न हिज इंसल्ट फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर्स सेफ्टी। अपने भाई की सुरक्षा की खातिर मैंने उसका इंसल्ट सह लिया है, तो यहाँ BORN नहीं आएगा। शी हैज ऑलवेज बॉर्न इल विल अगेंस्ट हिम। उसने उसके विरोध में या विरुद्ध सदैव दुर्भावना रखी है, तो कौन सा नहीं आएगा? BORN। हैव यू गॉट इट? वेरी इंपॉर्टेंट यूज। इट कैन नेवर बी यूज्ड एनीवेयर। I mean to say BORN is used only in passive constructions meaning birth. दूसरा वर्ड फाइंड। फाइंड का मतलब आप जानते ही हैं, पाना या प्राप्त करना। पास्ट टेंस होता है इसका फाउंड, और पास्ट पार्टिसिपल होता है फाउंड। फाइनली आई फाउंड द की ऑफ माई कार इन द ड्रॉर। अंततः मुझे अपनी कार की चाबी ड्रॉर में मिल गई। नो प्रॉब्लम। आई कुडंट फाइंड एनी गुड होटल इन दिस एरिया। इस एरिया में मुझे कोई अच्छा होटल नहीं मिल सका। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड का सेकंड फॉर्म भी यही और थर्ड भी वही। अगर हैज हैव के साथ भी यूज करना हो तो फाउंड ही यूज करेंगे। लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। फाइंड, FINED, ये फाइन का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। फाइन माने आपने देखा होगा पेनल्टी लगाना। क्लियर हो रहा? ई बीच में आ जाए तो उसका मतलब हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ फाइन। कैसे? ही वॉज फाइंड 500 रुपीज फॉर रैश ड्राइविंग। असावधानी पूर्वक ड्राइविंग के लिए उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया गया। एक ये क्लियर हो गया। आगे अब डाउटफुल कहाँ परेशानी आती है? अब चूंकि फाइंड का सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है, लेकिन एक वर्ड इंग्लिश में फाउंड भी है, FOUND, जो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, और जिसकी हिंदी होती है स्थापित करना या नींव आदि रखना। क्लियर हो रहा? और इसका पास्ट टेंस होता है फाउंडेड, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको थोड़ा और क्लियर होगा। दिस स्कूल वॉज फाउंडेड इन 1965। ये स्कूल 1965 में स्थापित किया गया। क्लियर हो गया? द साइंटिस्ट फाउंडेड द थ्योरी ऑन एविडेंसेस। वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को सबूतों पर रखा, सबूतों पर स्थापित किया, सबूतों पर बनाया। क्लियर हो रहा? ये फाइंड फर्स्ट फॉर्म पता करना, ढूंढना, पाना। सेकंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म फाउंड। फाउंड फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? फाउंडेड एंड फाउंडेड, जिसका मतलब होता है आधार रखना या स्थापित करना। और FINED लग जाए तो इसका मतलब हो जाएगा फाइन, पेनल्टी लगना या पेनल्टी देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला वर्ड है ग्राइंड। ग्राइंड का एक अर्थ होता है पीसना, ठीक है, जैसे मसाले आदि पीसते हैं। उसका सेकंड फॉर्म होता है ग्राउंड, और थर्ड फॉर्म भी होता है ग्राउंड। तो इस ग्राउंड से, प्ले ग्राउंड से कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस ग्राउंड एंड दैट ग्राउंड। कभी कभार करते हैं ना ग्राउंड, आई एम गोइंग टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड सेकंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड। कैसे? दे ग्राउंड कोरिएंडर सीड्स। उन्होंने धनिया पीसी। ग्राइंड का सेकंड फॉर्म। एक और, दिस टाइप ऑफ व्हीट ग्राउंड इजीली इनटू फ्लो। इस प्रकार का गेहूं आसानी से आटे में पिस गया, यानी आटा बन गया। तो ये ग्राउंड कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। किसका? ग्राइंड का। ग्राइंड का दूसरा मतलब दांत किटकिटाना भी होता है, जिसका सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, यानी कोई डिफरेंस नहीं। एक एग्जांपल देख लीजिए।
शी ग्राउंड हर टीथ व्हेन शी वॉज 7, जब वह 7 वर्ष की थी तो वह अपने दांत किटकिटाती थी। तो इस ग्राउंड का क्या मतलब हुआ? किटकिटाना, या यहाँ क्या मतलब हुआ? पीसना। इस ग्राउंड का उस ग्राउंड से कोई कनेक्शन नहीं। कभी जब पैसेज में मिले तो क्विक माइंड चलना चाहिए कि ये ग्राउंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वो ग्राउंड जो होता है वो नाउन होता है। होता कि नहीं? बिल्कुल होता है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। एक और यहाँ पर है, अभी थोड़ा सा रह गया है भैया। एक्चुअली क्या, ग्राउंड अपने आप में एक वर्ब भी है, फर्स्ट फॉर्म। ग्राउंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म भी है वर्ब के रूप में। नाउन तो वो होता है, जैसे प्लेग्राउंड होता है वो नाउन हो जाता है, लेकिन वर्ब भी है। इसका अर्थ होता है जमीन पर आना या जमीन को स्पर्श करना। जैसे द प्लेन ग्राउंडेड एट 11 AM। प्लेन ने, हवाई जहाज ने जमीन को 11 बजे स्पर्श किया। तो जब जमीन पर आ जाए, जमीन पर स्पर्श करे या उस पर गिर जाए तो वो ग्राउंड, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हो जाता है, तो फिर वो ग्राउंडेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्राउंडेड। अब एक और वर्ड, हैंग, टांगना, फांसी देना। ओके, जब इसका अर्थ टांगना निकले, क्या निकले? टांगना निकले, तो इसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस होगा हंग, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म भी हंग। गॉट इट? कैसे? आई हंग माई शर्ट ऑन अ पैग। मैंने अपनी शर्ट एक खूंटी पर टांग दी। दे हंग देयर फादर्स पिक्चर अबव द डोर। उन्होंने अपने फादर की पिक्चर डोर के ऊपर टांग दी। ये सेकंड फॉर्म हो गया हैंग का। तो टांगने के लिए सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होगा? हंग, हंग। अब अगर इसका अर्थ फांसी देना निकलेगा, अगर हैंग का अर्थ फांसी देना आप लगाओगे, तो सेकंड फॉर्म हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड। पास्ट टेंस हैंग्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी हैंग्ड, यानी ईडी लगेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। कई बार कैसे पूछेगा, एक 10 सेकंड के लिए देखते हैं। आई हैंग्ड माई शर्ट ऑन अ पैग। करेक्ट है क्या? नहीं है। अब जैसे द हैंगमैन हैंग्ड द प्रिजनर एट डॉन। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। जल्लाद ने प्रिजनर को, कैदी को भोर होते ही यानी प्रातःकाल फांसी पर लटका दिया। सही है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हंग, HUNG, सही होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि वो टांग दिया। फांसी देना थोड़ी निकला, वो तो हो सकता है जीवित टांग दिया हो या किसी भी तरह से टांग दिया हो। तो एक ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जामिनेशंस में ये पूछ लिया जाता है, और कई बार बनते हुए कन्फ्यूजन में या बहुत जल्दी में एग्जामिनेशंस में टाइम नहीं रहता है तो आप वहाँ गलती कर देते हैं। क्लियर हुआ ये? अब आ रहा है भैया सबसे इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द डे और ऑफ द क्लास टुडे। ये बहुत घातक है भैया। ये क्लासेस में भी परेशान करता है बच्चों को, पैसेज में भी करता है, न्यूज़पेपर में भी करता है। कई बार लिखा हुआ तो आप पहचान लेंगे, लेकिन आपको खुद लिखना हो तो बहुत कठिन है। अब क्या है, उसको हम आराम से देखते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो लाई का पहला अर्थ होता है टू से समथिंग विच इज अनट्रू, यानी झूठ बोलना। ठीक है। अब अगर इसका पास्ट टेंस बनाओगे तो होगा लाइड, और पास्ट पार्टिसिपल बनाओगे तो भी लाइड, यानी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लाइड। अगर इसको आईएनजी फॉर्म में लिखोगे तो LYING हो जाता है। आई और ई को हम रिमूव कर देते हैं और वाई को जोड़ के ING जोड़ा जाता है लाइंग के लिए। जैसे आपको कहना हो वह झूठ बोल रहा है तो ही इज लाइंग, LYING। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ें, आपको कहना हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि यू लाइड टू मी, तुमने मुझसे झूठ बोला। ठीक लिखा हुआ है। ही हैज लाइड टू हिम, ये भी सही लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट टेंस भी लाइड होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी लाइड होता है, ये दोनों सही हो गए। अब आई वॉज श्योर दैट द स्टूडेंट वॉज लाइंग, ये भी ठीक है क्योंकि लाई ING क्या लगा हुआ है, LYING। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी लाई का एक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि लाई मीन्स झूठ बोलना। बस इतना याद करके इसको आप भूल जाइए। अब आगे बढ़ेंगे, ये डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, अब लाई का एक और मीनिंग होता है लेटना, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव, आकर्मक। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है या जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कौन सी होती है? आकर्मक, कर्म रहित। अब वो क्या होती है वो अभी आगे चर्चा करेंगे। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा इंट्रांसिटिव वर्ब को, जैसे स्लीप हो गया, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। कम हो गया, गो हो गया। तो जब आप किसी वर्ब के आगे क्या या किसे का प्रश्न करें, अगर उत्तर ना मिले तो वह वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। जैसे तुमने क्या सोया, तो इसका उत्तर थोड़ी मिलेगा। तुम क्या गए, तुम क्या आए, तुम क्या हंसे, तो ये हंसना यानी लाफ, जाना, गो, आना, कम, ये कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव। तो चूंकि इंट्रांसिटिव वर्ब की चर्चा हुई, हल्की सी चर्चा हमने कर ली। लाई मीन्स लेटना, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है। इसका पास्ट टेंस ले होता है
और पास्ट पार्टिसिपल लेन होता है। याद रखिएगा, लेटना का जब अर्थ होगा लाई तो उसका पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट ले होगा, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट पार्टिसिपल लेन होगा। इसको याद रखिए, क्योंकि ले अभी फर्स्ट फॉर्म भी बनने वाला है किसी का। कैसे? एज ही वॉज टायर्ड, चूंकि वह थका हुआ था, ही ले ऑन द सोफा, तो वह सोफा पर लेट गया। कौन से टेंस में काम हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, तो ये लगा दिया ले। क्लियर हो गया यहां पर? अगर ऐसा होता कि वह सोफा पर लेट गया था तो फिर ये लगाते और हैड लगाते, ही हैड लेन ऑन द सोफा। क्लियर हो रहा? लाई, ले, लेन। एज ही वॉज टायर्ड, ही ले ऑन द सोफा। अगर ऐसा होता है एज ही वॉज टायर्ड, ही हैड लेन ऑन द सोफा। अब आगे बढ़ें। माई फ्रेंड ले सिक इन बेड, मेरा मित्र बिस्तर पर बीमार पड़ा रहा, पास्ट इंडेफिनिट है। ही हैज लेन आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगाएंगे कि नहीं? तो क्या लगाया? ही हैज लेन अंडर अ ट्री टू टेक सम रेस्ट। वाई हैव यू लेन ऑन दैट डर्टी काउच, आप उस गंदे काउच पर बिस्तर पर क्यों लेट गए हो? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे? लेन। पास्ट परफेक्ट में क्या लगाएंगे? लेन। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगाएंगे? लेन। क्यों? क्योंकि इसमें हैज हैव लगता है, उसमें हैड लगता है, उसमें विल है। अब एक और अर्थ होता है, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? होना, स्थित होना। जैसे आप बोलते हैं ना कि भैया श्रीलंका भारत के साउथ में है, तो श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया, ये तो वही चीज़ है, ये लाई यहाँ पर। तो इंडिया लाइज इन द हिमालयाज रीजन, सक्सेस लाइज इन हार्ड वर्क, सफलता हार्ड वर्क में होती है या है। तो एक लाई का मतलब ये हो गया। अब इससे आपको डरना है। किससे डरना है? ये आ गया वो वर्ड। कौन सा वर्ड? जिसका मैं कह रहा था लाई, लेटना, सेकंड फॉर्म ले, लेकिन ले फर्स्ट फॉर्म है जिसका अर्थ होता है लेटाना, बिछाना, विशेष स्थिति या परिस्थिति में रखना, फैलाना या दावा करना। इसका अर्थ है ये ले का, और ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है? ट्रांसिटिव, साकर्मक। साकर्मक मीन्स इसमें कर्म होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे तुमने क्या खाया? मैंने खाना खाया, खाना ऑब्जेक्ट है, तो खाना शब्द यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ठीक है। अब ले माने होता है लेटाना, बिछाना आदि, तो इसका सेकंड फॉर्म होता है लेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लेड। पास्ट पार्टिसिपल लेड, पास्ट टेंस भी लेड, और आईएनजी लेइंग। शी लेड हर चाइल्ड इन इट्स क्रिब, उसने अपने बच्चे को झूले में लिटा दिया। शी सब्जेक्ट है, लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी वर्ब? ले। और हर चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो लेड कौन सी वर्ब हुई? ट्रांसिटिव। क्योंकि प्रश्न करोगे किसको लेटा दिया, उत्तर में क्या मिलेगा? हर चाइल्ड। लेकिन यहां आपने देख रहे होंगे लाई, ये लाई, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑन द सोफा, सोफा ऑब्जेक्ट नहीं है। सिक इन बेड ऑब्जेक्ट नहीं है। अंडर अ ट्री ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑन ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि अक्सर ये आप ये एक सिंपल सा रूल लगा सकते हो अपना, एक जिसे हम बोलें कि देसी नियम, कि प्रायः किसी वर्ब के बाद कोई प्रपोजिशन दिया गया हो तो वो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है। अक्सर ये पहचान सकते हो आप, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर इसको आप पहचान सकते हो। आप यहाँ देख भी रहे हो, देखो कैसे ले ऑन लिखा हुआ है, तो ये कौन सी वर्ब हुई? इंट्रांसिटिव। ले इन बेड लिखा हुआ है, इंट्रांसिटिव। अंडर प्रपोजिशन है, लेन कौन सी हुई? इंट्रांसिटिव। लेन ऑन, तो लेन कौन सी हुई? इंट्रांसिटिव। तो ये वर्ब यहाँ कौन सी है? इंट्रांसिटिव। यहां ट्रांसिटिव। कैसे पता लगा लिया? शी लेड हर चाइल्ड इन इट्स क्रिब, तो हर चाइल्ड क्या है? ऑब्जेक्ट। एक और देखिए, द रेलवेज विल ले न्यू रेलवे ट्रैक्स, रेलवे नई रेलवे ट्रैक्स डालेगी, यानी रेलवेज नई रेलवे लाइंस डालेगी, रेलवे ट्रैक्स डालेगी, तो ले न्यू रेलवे ट्रैक्स, ये ऑब्जेक्ट है ले का। दे आर लेइंग केबल, वो केबल बिछा रहे हैं या केबल डाल रहे हैं। ले ऑल द पेंट ऑन द फ्लोर, सारा पेंट फ्लोर या फर्श पर फैलाओ। ही हैज लेड अ क्लेम टू द प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी को एक दावा किया है या प्रॉपर्टी पर एक दावा ठोका है। द वेटर लेड द टेबल फॉर 6 persons, वेटर ने 6 लोगों के लिए टेबल लगाई। क्लियर हो रहा? कौन सा? लाई,
झूठ बोलना, लाइड और लाइट। लाई, लेटना, तो कौन सा होगा, ले एंड लेन हो गया। और ले फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड फॉर्म लेड। अब अगली वर्ब है राइज। सोकर उठना, ऊपर जाना, उठना। राइज मीन्स सोकर उठना, ऊपर जाना या उठना। इंट्रांसिटिव वर्ब है ये। कौन सी वर्ब है, इंट्रांसिटिव। आप अभी समझ गए हैं। इसका पास्ट टेंस होगा रोज, पास्ट पार्टिसिपल होगा रीजन। ये ठीक है। अब ये रोज गुलाब गुलाब नहीं है, क्या नहीं है, गुलाब गुलाब से कोई कनेक्शन नहीं। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि द बॉय रोज एंड वेंट आउट, तो कुछ अधिक पढ़े लिखे लगा लेते हैं अर्थ कि लड़के ने गुलाब गुलाब लिया होगा कहीं और चला गया होगा। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइज। रोज नाउन होता है, ये तो वर्ब ही है, पास्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आई राइज एट 5 AM, क्लियर हो गया। द किंग रोज एंड लेफ्ट द कोर्ट, राजा उठा और दरबार छोड़कर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। द वेजिटेबल प्राइसेस हैव रिजन, सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। हॉट एयर राइजेज, जो हॉट एयर होती है, गर्म हवा होती है, वो क्या करती है, ऊपर जाती है। वेरी इजी। अब एक इसी की बहन है कन्फ्यूजिंग। राइज की बहन कौन, रेज। अब इस रेज का मतलब होता है उठाना, खड़ा करना, या फिर एक वर्ड ये इसका एक अर्थ होता है पालन पोषण करना। ये ट्रांसिटिव होती है। पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल रेज्ड और रेज्ड होता है। अब जैसे रेज योर हैंड्स, अपने हाथ उठाओ, इंपैरेटिव सेंटेंस है। द स्टूडेंट्स रेज्ड देयर वॉइस, विद्यार्थियों ने अपनी आवाज़ उठाई। उठाई का मतलब तेज की, सुनने में नहीं आ रहा होगा तो उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। द गर्ल रेज्ड एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बालिका ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। शी रेज्ड हर चिल्ड्रन लविंगली, उसने अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक पाला पोसा, बड़ा किया। ये सेकंड फॉर्म है। अब जो उसके ऊपर राइज थे वो इंट्रांसिटिव थी, उसमें किसी में भी ऑब्जेक्ट नहीं था। ये ट्रांसिटिव है, इन सब में ऑब्जेक्ट है। हैंड्स ऑब्जेक्ट, देयर वॉइस ऑब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्ट, हर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक। राइज इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब विच मीन्स जगना, उठना। रेज इज अ ट्रांसिटिव वर्ब विच मीन्स उठाना, ऊपर करना या खड़ा करना। ठीक है। अब एक थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए। एक वर्ब और भी होती है। एक वर्ड तो वो होता है रेज, RAYS, वो तो आप जानते हैं, किरण होता है उसका मतलब। प्रोनाउंसिएशन सेम है पर किरण होता है, उधर तो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रेज। क्या लिखा, रेज, RAZE, जिसका मतलब होता है तोड़ना, गिराना या बुलडोजर चलाना आदि। द अनऑथोराइज्ड होटल वॉज रेज्ड विद इन एन आवर। द अनऑथोराइज्ड होटल वॉज रेज्ड विद इन एन आवर। अनाधिकृत होटल 1 घंटे में ढा दिया गया, गिरा दिया गया। तो इस रेज का ऊपर वाली रेज या राइज है उससे कोई कनेक्शन नहीं। थोड़ा बहुत में भी प्रोनाउंसिएशन सेम हो जाए तो डाउट हो, ये डाउटफुल वाला नहीं है। अब एक और देख लेते हैं, एंड इमिग्रेट। इमिग्रेट एंड इमिग्रेट। तो देखिए जो ई से शुरू हुई हो, ई पहले आती है तो इसको मैंने पहले लिख दिया। तो इसका मतलब हो जाएगा टू लीव अ कंट्री, किसी देश को छोड़कर चले जाना। कैसे, ही इमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1986, वो भारत 1986 में छोड़कर चला गया। इमिग्रेट आई लगा हो, टू मूव इनटू अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश में जाकर बस जाना। ही इमिग्रेटेड टू द यूके इन 1986। अगर फ्रॉम लगाना हो तो ई वाला वर्ड यूज करें और टू लगाना हो तो हमेशा आई वाला यूज करें। आई के साथ हमेशा टू वाला, माने आई के साथ हमेशा टू आता है और ई वाले वर्ड के साथ फ्रॉम आता है। एमिग्रेट फ्रॉम, इमिग्रेट टू, 3 बार आप रिवाइज कर लेना तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको लिखना है कि अच्छी लगे और लोगों को ऐड भी करें इसमें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। यू हेल्प मी इनडायरेक्टली, आई विल हेल्प यू डायरेक्टली, दिस इज वाइस वर्सा। तो आपको फीडबैक देना है कैसा लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। इसको किसी दिन रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।